सामाजिक सामाजिक एंड धार्मिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये देखो। तो अगर देखा जाए तो हम लोग पहले भी पढ़ते हैं कि जो मेरठ में क्रांति थी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, लेकिन जब ये कोटा था, कोटा में ये जन आंदोलन ले लिया था। जन आंदोलन पढ़ेंगे जब हम लोग राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये कोटा वाला आंदोलन जो था जन आंदोलन के रूप में ले लिया गया। तो मेरठ में सबसे पहले 10 मई को, बरेली में 31 मई को, झांसी में 5 जून को और कोटा में। तो अगर कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है कि 1857 की क्रांति किस डेट को अगर स्टार्ट हुई, किस डेट को, तो हमेशा तुम लोग याद रखना कि 10 मई। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था? याद रखना, कुशासन के, कुशासन यानी कि बोला गया कि वहाँ की जनता खुश नहीं है, वहाँ पर जो शासन चला जा रहा है वो बेकार शासन चला जा रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे थोड़ा सा और कि जब हम लोग थोड़ा सा एक दिन ऐसा क्रैश करेंगे कि जितने भी अंग्रेज अफसर्स हैं, वायसरायज वगैरह, जनरल्स जो है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। तो उसी में डलहौजी थे, डलहौजी, ठीक है। तो डलहौजी जो थे उसने क्या बोला कि अवध में, वो जगह का नाम होगा अवध आंसर, उसने क्या बोला कि अवध में जो है शासन सही चल नहीं रहा है, इसलिए हम अवध का जो राजा थे उसका जो पूरा का पूरा राज्य था उसको क्या किया था उसने, जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिश इंडिया था, एक तो रियासती भारत था, एक हमारा ब्रिटिश भारत था, तो उसने क्या किया कि ब्रिटिश भारत में अवध को शामिल कर लिया था। अवध पता है ना कहाँ पर है? हाँ, यूपी। ठीक है, फिर सोचिए 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में, मेरठ का विद्रोह, अभी जो कालक्रम लिखा था उसमें देखिए, मेरठ, झांसी, लखनऊ, नसीराबाद। नसीराबाद क्या है? नसीराबाद तुम्हें मिलेगा जब हम लोग राजस्थान वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखना, नसीराबाद भी अगर कोई पूछ ले, अभी अगर पूछे तो 22 मई को नसीराबाद में हुआ था, तो यानी कि यहाँ पर कौन सा डेट आएगा तुम्हारा? नसीराबाद। नसीराबाद मतलब 22 मई को था, ठीक है। बाद यहाँ पर तुम्हारा लखनऊ आएगा, लखनऊ में 30 जुलाई को, ठीक है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बताओ। मंगल पांडे क्या था तो वो यूपी का, था तो वो कहाँ का? यूपी का, लेकिन उसकी पोस्टिंग कहाँ से थी? 34 इन्फेंट्री, बैरकपुर। तो हम क्या बोलेंगे, वो विप्लव कहाँ से स्टार्ट किया था? बैरकपुर से, ठीक है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो बीडी सावरकर। और बिहार से 1857 के विद्रोह का किसने योगदान किया था? तो कुंवर सिंह। 1857 का हम लोग ने हर पाठ के नेता और उसके दमनकारी पढ़ते थे ना, तो उसी में बिहार से कौन था? बिहार से कौन था? कुंवर सिंह, किसका नेतृत्व किया था? 1857 का विद्रोह का, ठीक है। जब पकड़ा तो जान ही रहा था 7 रुपए, ठीक है, लेकिन उसके एक घनिष्ठ मित्र ने उसे धोखा दे दिया, और घनिष्ठ मित्र ने धोखा देके क्या किया कि उसको तो एक बुलाया और साथ ही साथ क्या किया कि पुलिस को खबर दे दिया। तो पुलिस को जैसे ही उसको खबर दी, पुलिस ने उसे मार दिया था, काटा को मारा गया था। इसके धोखे से मारा गया था, अपने घनिष्ठ मित्र के धोखे से, धोखा देने की वजह से अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर मार दिया। वो 1857 की बात है। कभी पूछा जाए कि 1857 का जो विद्रोह था, देखो मैंने क्लास में भी शायद पहले भी बोला था ये चीज कि ये जो अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की नीति थी, ये अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति ना 1857 के विद्रोह के बाद दिमाग में, क्योंकि मैंने बोला ना उन्होंने फिर से सारी अपनी शासन व्यवस्था, अपनी मिलिट्री, ये वो सारी चीज पर पुनः ध्यान दिया था। तो बात क्या आती है कि तो इसका मतलब क्या कि फूट डालो, किस पे फूट डाले थे? मेनली हिंदू और मुस्लिम से फूट डालना था उनको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि 1857 का विद्रोह में अगर ये पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या था, तो तुमको उसमें जो हमारे हिंदू और मुस्लिम समाज थे उनका जो एकता थी, वो दोनों समाज एक होके लड़े थे 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है हमेशा। तो मुझे अगर बोला कि सबसे सॉलिड प्रमुख तत्व क्या था, तो एकता, किसकी? हिंदू और मुस्लिम की एकता का तत्व, ठीक। ये क्वेश्चन है। अच्छा, विद्रोह के समय का जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। हाँ, तात्या टोपे ने कहाँ का सैनिकों का वो किया था नेतृत्व? तो बोला कानपुर का, किसका? कानपुर का। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संख्या थी, तो हम लोगों ने लिखा था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। का मैंने ओरिजिनल नाम लिखवाया था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तात्या टोपे कहाँ का नेतृत्व किया था? कानपुर का नेतृत्व किया था। 1857 के उर्दू वाला जो कवि था, उसका उस समय के कवि कौन थे 1857 विद्रोह के? तो लिखना मिर्जा गालिब। न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम, ठीक है। किसका जुडिशियरी सिस्टम? इंडिया का, भारत का, ठीक है, भारत का। बट इसको स्टडी करने से पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन तुम लोगों के पास थी वो क्या होगी? वो ये है कि तुम लोगों ने बहुत 3 तरह की अदालतें सुनी थी प्रमुख रूप से, बट सब डिविजन्स बहुत है, क्योंकि जो सबसे लास्ट मोमेंट पे आता है वो हर एक गांव में पंचायतें आती हैं, ठीक है। तो अगर हम बहुत ब्रॉडली देखें इस चीज को, तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसी सर्वोच्च न्यायालय को किसी किसी बुक में तुम लोग उच्चतम देखोगे, उच्चतम, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरे नंबर पर हम लोग क्या देखते हैं? दूसरे नंबर पर हम लोग हाई कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट देखते हैं, ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय,
और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जिला जिला स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने कोर्स हैं? क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्स जब टूटते हैं तो यहाँ पे ग्राम पंचायत आते हैं, ग्राम पंचायत आती है। ठीक है, ओके। तो ये पंचायती खैर पूरा एक सिस्टम है जो कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसको स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे कोर्स में इसको स्टडी करेंगे। बट ये अगर मैं एक ब्रॉडली बोलूँ तो हर ये सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक है। ठीक है, लास्ट इसका फैसला ही सबसे बड़ा। अब हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये तो ध्यान दो, एरो गैरो नथिंग फेरो, ऐसे कोर्ट ऐसे प्रॉब्लम्स को वो नहीं लेती, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को डील करती है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि कभी अगर डिस्प्यूट्स हो गए स्टेट वाइज, कभी अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का कोई रिजल्ट हो, या जैसे हमारे चुनाव वगैरह के कोई डिस्प्यूट्स है, राष्ट्रपति निर्वाचन वगैरह के कोई डिस्प्यूट्स हम लोग पढ़े हैं, जबकि पढ़े ना, महाधिवक्ता का जो चयन की नियमावली है वो इसके जो जज होंगे उसके सेम क्वालिफिकेशन, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ब्रॉडली बोला जाए तो वो कैसे मैटर्स को हैंडल करती है? सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है डिस्प्यूट्स मैटर। डिस्प्यूट्स मैटर यानी कि विवादों को। कैसे विवाद? अगर कभी दो राज्यों के बीच में विवादें हो जाए, या कभी संविधान के मूल ढांचे को लेकर इस पर विवाद हो जाए, ठीक है, तो अगर सभी न्यायालयों में ये हो जाएगा तब जाके यहाँ पर केस आता है। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो पीठासीन होते हैं, जो जजेस का पैनल होता है, जो निर्णय देते हैं, उसकी केस स्टडी हम लोग बाद में एक लॉ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पढ़ा ही है हम लोगों ने, कितने सारे केसेस पढ़े हैं, मूल अधिकार के टाइम में पढ़े हैं, फिर हम लोग बाकी के विवादों में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे केसेस को पढ़े हैं। फिर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स यानी कि जब राज्यों के आपस में मध्य में कोई डिस्प्यूट चले तो वो कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर है? राष्ट्रपति वगैरह के कोई डिस्प्यूट्स हो तो यहाँ पे। अब ये सिर्फ एक है जो कि आपके कहाँ पर है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। यहाँ पे पता है अभी सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चंद्रचूड़ जी। ठीक है, यही तो है। तो यानी कि मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हाई कोर्ट्स पर। हाई कोर्ट्स क्या है? हाई कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालय। ये हर एक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट होगा। जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, सो और आपका इसका जो हाई कोर्ट कहाँ पर है? यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ। ठीक है, तो हाई कोर्ट्स में भी हाई कोर्ट्स की भी अपनी नियमावली है। सारे केसेस डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते नहीं है। हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको लोअर जो कोर्ट्स हैं उसको क्रॉस आउट करना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट में कभी भी इंटर स्टेट विवादों को नहीं देखा जाता है। ठीक है, अगर जैसे देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी का जो है वो इलाहाबाद में, सब लखनऊ बोला, आपका इलाहाबाद में। यहाँ का हाई कोर्ट यूपी का। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। तो ये जो सारे हाई कोर्ट्स हैं, ये आपको क्या करना है? हाई कोर्ट का काम होता है कि आप अपने स्टेट में अगर कोई दिक्कतें हैं तो आप उसको सुलझाओगे। ठीक है, फिर अगर वो वहां पर नहीं हुआ तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के लायक हुआ तो। जैसे कि देखो अब ये जैसे कि यूपी में आपका जो काशी विश्वनाथ का ये डिस्प्यूट चल रहा था, किसका डिस्प्यूट? ज्ञान वापी वाला डिस्प्यूट चल रहा था। तो ज्ञान वापी में जो सर्वे होगा एएसआई का, यानी कि तुम्हारे ये जो हिस्टोरिकल जो सर्वे होने वाला है, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्वे होने वाला है, वो सर्वे का परमिशन कौन देगा? लोग पिटिशन करेंगे हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्टों के मध्य का प्रॉब्लम है, तो वो उसी का हाई कोर्ट उसको सॉल्व करेगा। इसलिए पिटिशन कहाँ दिया जाएगा? हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर परमिशन दिया कि हाँ एएसआई जो है, जो आपका पुरातात्विक डिपार्टमेंट है, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया का, वो वहाँ पे सर्वे कर सकता है। उसी तरह मथुरा में भी ये दिया गया। तो इसका मतलब हाई कोर्ट क्या कर रहा है कि अपने स्टेट्स में जो दिक्कतें आती हैं वो उसको सॉल्व करता है। उसके बाद हम लोग लोअर में आते हैं। लोअर में डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में अब बहुत सारी जगह होंगी, ब्लॉक वाइज भी होगी, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, न्यायपालिका ही हो, नगर पालिका है, नगर पालिका में भी अपने लेवल पे काम चलेगा। तो ये जो आप बोलोगे कि काफी डिविजन्स होते हैं इस जुडिशरी सिस्टम में, पहला। दूसरा बात, जब आप देखोगे कि केसेस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्रॉडली अगर बोला जाए, आप सुनोगे क्रिमिनल और एक होता है सिविल केसेस, फौजदारी और दीवानी, ये केसेस होते हैं। क्रिमिनल केसेस में हम लोग क्या करते हैं? आपराधिक मामलों को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग मुख्यतः आईपीसी की धाराओं को लगाते हैं। ठीक है, अब देखो पहले जो आईपीसी की धारा थी वो अलग थी, अभी जो है थोड़ा सा नियमावली में चेंज हुआ है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज ये आता तो नहीं है एग्जाम में, वो आरएस के सिलेबस में, आरपीएससी के सिलेबस में, बट देन आल्सो वी विल डू लिटिल बिट दैट वर्क आल्सो। और सिविल केसेस माने कि आपके सिविल केसेस में बहुत सारे मैटर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके भूमि का कुछ हुआ, आपके जायदाद वगैरह का कुछ हुआ, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो आपके सिविल केसेस में आते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है कुछ जैसे न्यायिक पुनरावलोकन जैसे केसेस, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, तो ये कैसा हुआ? ये हमारे संवैधानिक तौर पे हुआ, तो ये केसेस कहाँ पे जाएंगे? आपके सुप्रीम कोर्ट पे ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका एक ओवरऑल जो था, ये एक ढांचा था। अब हम लोग एक बाय एक सारी चीजों को डिस्कस
भागों की कमी है, हमारे पास बहुत सारे अनुच्छेद है, हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे क्या कहते हैं कि अनुसूचियां हैं। सो इन दैट जो भाग 5 है, ठीक है, इस भाग 5 में भारतीय जुडिशियरी सिस्टम को डिस्कस किया गया है। जुडिशियरी सिस्टम को डिस्कस किया गया फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग, जब हम इसी के सर्वोच्च न्यायालय को डिस्कस करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करते हैं, तो ये आपके अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक आर्टिकल, जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 124 से लेके आपके 147 तक। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जुडिशियरी सिस्टम से जो सर्वोच्च न्यायालय, नॉट ओनली जुडिशियरी सिस्टम, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसको तुम, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का तुम भाग 5 में भी देखोगे, भाग 6 में भी देखोगे। कैसे भाग 6 में देखोगे? जब हम ऐसे अनुच्छेदों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड ज्यादातर अनुच्छेद आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन जब हम इसके रिलेटेड उपबंध और प्रावधानों को देखेंगे, उपबंध एंड प्रावधानों को देखेंगे, किसी के प्रावधान यानी कि आपके इस सुप्रीम कोर्ट के, तो ये आपको भाग 6 में मिलेगा, भाग 6 में मिलेगा, और भाग 6 के 14 से 32, 214 से 232 तक, ठीक है। तो ये जो 214 से 232 तक है ये। अब देखो, अब इसके क्या है, अधीनस्थ न्यायालय भी होंगे, ठीक है। तो जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय मतलब अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होंगे, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय जो आपके लोअर लेवल पे आ गए, मैंने लोअर लेवल बताया था ना कि छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं लोअर लेवल पर, तो वो जो न्यायालय है, इसके भी जो प्रावधान होंगे वो भी आपके भाग 6 में ही होंगे, वो भी कहाँ होंगे, भाग 6 में। तो ये सारी चीजें ना आपको कंफ्यूज करवाएंगी, और भाग 6 के अगर आपको देखा जाए तो 233 से 237 तक आते हैं। ठीक है, पहली चीज क्यों ऐसा काम दिया जा रहा है, बिकॉज अधीनस्थ न्यायालय के बहुत सारे नियम कानून होते हैं, मजिस्ट्रेट्स वगैरह होते हैं। जैसे कि देखो, तुमने रिसेंट में देखा होगा जो एसआई का जो प्रॉब्लम चल रहा है, एसआई वाली भर्ती का, तो उसको भी जो 15-16 लोगों को किया गया है, ठीक है, रियासत में लिया गया है पेपर लीक के मामले में, तो उनको वो मजिस्ट्रेट के सामने पेशी 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए। ये सारे नियम अवेलेबल, केस अभी भी चल रहा है, ठीक है, 2 दिन पहले ही उनको उसके सामने पेश किया गया था। तो दीज आर व्हाट, उनके पास बहुत सारा, क्योंकि ये पूरा कानूनी प्रोसीजर है, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द आपको अगर गलत निकल गया, यू कांट बिलीव, वकील उसको नोच खाच के फेंक देता है, बस एक। इसलिए हम इस चीज को हमेशा आपसे कहते हैं, जिससे भी मिलते हैं आप लोगों में से, हम उसको हमेशा कहते हैं कम बोला करो, जितना कम जीवन में उतने ही प्रॉब्लम्स की कमी होती है, आप जितना बोलोगे आपके जीवन में समस्याएं उतनी ही ज्यादा होंगी, इसलिए कम बोलिए, चुप ज्यादा रहिए, और मुंह खोलने से पहले उसको विचार करिए, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा बोलिए, सत्य भी बोलिए तो वो प्रिय बोलिए, ऐसा नहीं कि खड़ा खड़ा बोलिए, क्योंकि आप जब धीरे वॉइस में बोलते हो, आप जब कम वॉइस में बोलते हो, आप सोच के बोलते हो, तो आप बहुत प्रभावशाली वक्ता होते हो। लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सारे नेता जो मैक्सिमम गुड लीडर्स हैं, पढ़े लिखे लीडर्स हैं, सब लीडर्स नहीं, पढ़े लिखे गुड लीडर्स जो है, वो बहुत एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में गैपिंग रखते हैं। गैपिंग को ऐसे नहीं कि श्मॉन थोड़ा सा स्वर लगा रहता है, वाई, बिकॉज दे आर थिंकिंग, क्योंकि उनको पता है उनका एक शब्द, और अभी तो मीडिया इतना ज्यादा है, ठीक है, अभी आपके रिकॉर्डिंग्स इतने ज्यादा हैं, तो आप क्या बोल रहे हो उसको तोड़ मरोड़ के एडिट करके बहुत बुरा पेश करा था, और इसकी आपकी छवि जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए कम बोलिए, सोच के बोलिए, और कोशिश करिए कि अपनी बातों को धीरे से बोलिए, प्रिय बोलिए, तभी वो ज्यादा प्रभावशाली होंगे। सो फॉर दिस रीजन ओनली, जो जुडिशियरी सिस्टम है उसमें वकील आपकी बातों के ही बातों को पकड़ता है। क्यों वकील इतना ज्यादा पढ़ते हैं, क्यों वो डिसीजंस को ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो डिसीजंस में से खोजते हैं शब्दों को, जिससे कि हम सामने वाले को पढ़ा सके, ठीक है। सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाना वकील को बहुत अच्छे से आता है। सो दिस इज अ वेरी हार्ड जॉब, इसलिए हमारा जो इंटायर जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत अनुच्छेदों, उपबंधों, प्रावधानों, कोर्ट्स, बहुत मॉड्यूलर लेवल पर इसको बांटा गया है और इसको विस्तृत कराया गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? हमारा हेडिंग सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब इस सुप्रीम कोर्ट को अगर कभी कोई कहा जाए कि ये उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी है, तो क्या ये कहना गलत होगा? नहीं गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ने देखो पढ़ा था 1935 का क्या, भारत सरकार अधिनियम, ये पता, इंडियन गवर्नेंस एक्ट, हाँ, भारत शासन अधिनियम, सॉरी, भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नेंस एक्ट। तो इसमें किस टाइप के कोर्ट की स्थापना की गई थी? फेडरल कोर्ट्स की, यानी कि फेडरल कोर्ट्स यानी कि आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की। तो जब हम इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना किए थे तब हमारा भारत स्वाधीन नहीं था, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसी का जो उत्तराधिकारी टाइप का जो रूप है, जो इसकी सर्वोच्चता थी उस वक्त संघीय न्यायालय की, वही हमारे सुप्रीम कोर्ट की है, इसलिए इसको उसका उत्तराधिकारी कहना कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन
तो अगर इसका कहा जाए कि इसका कंपैरिजन हम लोग किससे कर सकते हैं, ब्रिटेन के समय से, ब्रिटेन से कर सकते हैं। तो ब्रिटेन में एक प्रीवी कोर्स होता है, कोर्ट होता है या प्रीवी काउंसिल होता है, ठीक है, प्रीवी काउंसिल होता है। तो ये जो प्रीवी काउंसिल आपके कहाँ पर है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो ये प्रीवी काउंसिल है उसी का एक रूप है, उसी का एक क्या है, रूप है, ठीक। कहाँ पर है, ब्रिटेन में जो प्रीवी काउंसिल है उस प्रीवी काउंसिल का ही एक जो रूप है उसी को इसने क्या किया है, आप बोल सकते हो कि विरासत को ग्रहण किया है। तो अगर कोई कहे कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया है, तो 28 जनवरी 1950 को क्या किया गया है, याद रहे हमारा जो संविधान है तब से जो लागू हुआ है वो है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्या है, संविधान लागू हुआ, लागू हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ, ठीक है, तो ये हम कहेंगे 28 जनवरी, उसके 2 दिन बाद, ठीक है, 28 जनवरी उसके 2 दिन बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ, ठीक। अब हमने अभी कहा कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड चीजें हैं, मेनली जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो भाग 5 में है, ठीक है, भाग 5 में है संविधान के हमारे। तो जब संविधान के भाग 5 में है तो इसके अंतर्गत दिए गए प्रावधान जो है, याद रहे थोड़ा सा देखना, संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में जो अनुच्छेद है आपके 124 से 147 में, इसमें इसके प्रावधान दिए गए हैं, इसके प्रावधान दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इलैबोरेट करके आपको बताया है, क्लियर है, इतना क्लियर है ना सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो और इस अध्याय का एक नाम भी है, पता है इस अध्याय का नाम क्या है बताइए, भारतीय संघीय न्यायालय, या आप भारतीय जो संघीय न्यायालय है इसके बारे में जो पूरा का पूरा आपका बायोडाटा, मतलब आप बोलोगे जो सिस्टम है, जो प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के, वो इसमें दिए गए हैं। तो इस अध्याय का एक नाम है जिसका नाम है संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, ठीक है। इस अध्याय का नाम क्या है, संघ की न्यायपालिका। इंग्लिश वाला भी याद करके रखना जब भी हम इसका पढ़ रहे हैं। तो द यूनियन जुडिशियरी, इस अध्याय का नाम है। बहुत बार अधिनियम बनते हैं, बहुत और फिर हम देखते हैं कि जो संख्या है, नंबर ऑफ जजेस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में होंगे, इस संख्या को एक्ट के द्वारा ऐसे ही कोई नहीं जा सकता, याद रखना, ऐसे ही कोई जज नहीं बन जाएगा, ऐसे ही उसका कोई सदस्य नहीं बन जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो नंबर ऑफ जज की काउंटिंग है वो हर बार हम लोग देखेंगे एक्ट्स के द्वारा अधिनियम पारित होते हैं और उससे संख्याएं परिवर्तित होती है। तो वर्तमान में 2008 में जो लास्ट एक्ट बना उसके हिसाब से 31 है। 2008 में जो अधिनियम पारित हुआ, उस अधिनियम पारित के अनुसार अभी वर्तमान में करंटली आपके पास 31 क्या है, न्यायाधीश हैं या जजेस हैं। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपके। और ये चारे जो आप मूल संविधान में तब क्या था, मूल संविधान में क्या था, कभी सुना है मूल संविधान? मूल संविधान जब हमारा जो संविधान आपके 1950 वाला जो है उस वक्त जब लगाया गया था तब हमारे पास एक मुख्य न्यायमूर्ति था और उसके साथ एसोसिएट 7 न्यायाधीश और थे। तो आप बोलना कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान वाला ही मेन याद रखना, उसके बाद में 18, 32, 26 ये सब मॉडिफाइड होते हैं, आपने को वो याद रखना। हाँ, तो मूल संविधान में हमारे पास एक मुख्य न्यायमूर्ति था, मतलब एक चीफ जस्टिस था, एक मुख्य न्यायमूर्ति था, प्लस हमारे पास 7 अन्य न्यायाधीश थे, प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। ये हमारे मूल संविधान की बात है, क्लियर है। तो नंबर और इस जो ये जो एक्ट बनाया जाता है ना, इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, इस एक्ट को हम कहते हैं कि जजों की संख्या, या आप बोलोगे कि न्यायाधीशों की संख्या का आपका संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या वाला संविधान संशोधन अधिनियम। तो हम लोग कौन सा लास्ट वाला अधिनियम चल रहा है, ये हमारा 2008 वाला चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 31 होंगे, इसके अकॉर्डिंग कितने होंगे, 31 न्यायाधीश हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश के सहित। याद रहे ये वाला जो 31 है ना, ये जो 31 है ये मुख्य न्यायाधीश के सहित, मतलब सीजीआई के प्लस किया हुआ है ऑलरेडी इसमें, ठीक है। तो अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं तो हम बता दें आपको कि आर्टिकल 124 का 1, आर्टिकल 124 का 1, आर्टिकल 124 का 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे ही मूल संविधान के अकॉर्डिंग आपके पास भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा,
ठीक है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के साथ प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, हाँ, जिसमें एक आपका मुख्य न्यायमूर्ति प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है, 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। और ये कहता है कि कितने न्यायाधीश इसमें होंगे, ये आपका जब तक संसद तय नहीं करती है कोई विधि तब तक ये यही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड किया है, तब तक संख्या सीमित रहेगी, संख्या यही रहेगी जब तक संसद उसमें परिवर्तन न करे, संसद विधि द्वारा परिवर्तन न करे, विधि द्वारा परिवर्तन। ये भी 24 के 1 में है। हाँ, ये भी 24 के 1 में ही है। जब तक संसद अपने विधि द्वारा परिवर्तन कैसे करेगा, संशोधन करके ही तो करेगा ना, संशोधन करके ही करेगा, तो संशोधन द्वारा ही इसमें परिवर्तन करना है, ठीक। अब तो इसका मतलब क्या है कि जो संख्या वाली बात है 124 वन में की गई है, ठीक। तो 124 वन में क्या किया गया, ये किया गया। अब 124 टू में यानी कि 124 टू में क्या किया गया है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, मतलब हमारे ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो आर्टिकल 124 टू, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपॉइंटमेंट्स के बारे में, अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, यानी कि नियुक्तियां, किसकी, न्यायाधीशों, किसके न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, ठीक है। तो देखो मैंने एक बार बताया था कि जो महाधिवक्ता है उसके पास ये नियम होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। तो क्या क्या नियम था बताया था, और 2 है। आपने कभी सोचा है कि जो जज का एग्जाम इतना टफ क्यों होता है, जब जज का एग्जाम होता है वो इतना टफ क्यों होता है, बिकॉज ये प्रोसीजर है, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है, एक पूरा का पूरा आर्टिकल 124 का जो 2 आर्टिकल है, इस आर्टिकल को बनाया गया है जिसमें सिर्फ ये तरीका बताया जाएगा कि कैसे जजेस की नियुक्ति होती है। एक हमारे पास कमीशन है जो जजेस की नियुक्ति करता है, जैसे कि हमारे पास चुनाव आयोग का कमीशन है कि नहीं, वैसे ही एक कमीशन है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसका करता है। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें डिफरेंट राज्यों के वकीलों से परामर्श लिया जाता है, सिर्फ 2 वकील या 3 वकील नहीं होता है, राज्यों के वकीलों से परामर्श लिया जाता है, फिर राष्ट्रपति के साथ इसका डिस्कशन होता है, बहुत सारे नियमावली लगते हैं, बहुत सारे कंडीशंस लगते हैं, फिर आपका एक कमीशन बैठाया जाता है, ये कमीशन फिर बहुत सारे नामांकन जितने जितने होते रहते हैं, फिर उन नामांकनों पर डिस्कशन होता है, फिर जाके फाइनलाइज होता है कि न्यायमूर्ति को कैसे बनना है। सीजीआई बन रहा है, न्यायमूर्ति मतलब समझ रहे हो, उसका जो डिसीजन, अगर कभी ये 7 नंबर क्यों रखे गए थे, क्योंकि जो 7 नंबर में जो चुनाव होते हैं ना, चुनाव होते हैं, उन चुनाव में पीठ, हम लोग पढ़े थे कि रेशियो पढ़ा था ना कि पीठासीन का रेशियो क्या होता है किसी न्याय का, तो वो ऑड इवन नंबर आ जाता है, ठीक है। जब ऑड इवन नंबर आ जाता है तो फिर वो डिसीजन ही फाइनलाइज डिसीजन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसीलिए जज इजीली नहीं बन पाता है, ठीक है। तो कैसे जज के बनने हैं, इसका जो एक नियमावली है, इसका जो एक प्रोसीजर है, ठीक है, इस प्रोसीजर को 124 में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो आर्टिकल होगा वो बताएगा न्यायमूर्ति, ओनली सीजीआई, उस मुख्य न्यायमूर्ति की क्या नियुक्ति का क्या प्रोसीजर है, ठीक। तो ये वाला चीज हम लोग कल देखेंगे।